Subscribe the channel and click the bell icon to get latest update. हेलो फ्रेंड्स, अमृत दहिया ट्यूटोरियल में आपका फिर से स्वागत है और आप देख रहे हैं डॉक्टर अमृत दहिया को। तो आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन। तो प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन जो है, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन की जो प्रोसेस है उसका ही एक पार्ट है। प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन समझने के बाद में हम सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन समझेंगे, क्योंकि जो प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन है उसका ऑब्जेक्ट, जो अल्टीमेट जो रिजल्ट होने वाला होता है या जो रिजल्ट होता है वो सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन ही होता है, क्योंकि इसमें हमें सोमेटिक हाइब्रिड मिलता है। इसीलिए वो जो प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन जो है वो सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन की जो प्रोसेस है उसी का ही पार्ट है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन जब हम पढ़ेंगे टॉपिक, तो उससे हमें ये समझ में आएगा कि आखिर में प्रोटोप्लास्ट होता क्या है, प्रोटोप्लास्ट बनाया किस तरीके से जाता है, प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन जो होता है वो किस स्टेप्स में होता है, कौन कौन सी स्टेप्स होती हैं, और प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन जो होता है वो किन मेथड्स के थ्रू किया जा सकता है, ये जो है हम यहाँ पर समझेंगे। ठीक है, उसके बाद में हम स्टडी करेंगे सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन की। तो बने रहिए वीडियो के अंदर लास्ट तक, क्योंकि इसमें आपका पूरा जो कॉन्सेप्ट है प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन से रिलेटेड वो आपका जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखिए, सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि प्रोटोप्लास्ट होता क्या है। ठीक है, तो प्रोटोप्लास्ट जो होता है, ए प्लांट सेल डिवॉइड ऑफ सेल वॉल, इट इज कॉल्ड प्रोटोप्लास्ट। एक प्लांट पादप कोशिका जिसकी कोशिका भित्ति नहीं है या कोशिका भित्ति रहित पादप कोशिका को प्रोटोप्लास्ट कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर प्लांट सेल में देखिए आप कि अंदर की तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और ये जो है यहाँ पर सेल वॉल है। ठीक है, सेल वॉल जो होती है, अगर आप इसे डिग्रेड कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं, तो आपको प्लांट सेल मिलेगी। ठीक है, जिसे क्या कहा जाता है, प्रोटोप्लास्ट। जैसे कि मैंने आपको बताया। ठीक है, आप देख रहे होंगे कि सेल वॉल जो होती है वो रिजिड होती है, तो प्लांट को क्या करते हैं, प्लांट सेल को एक प्रॉपर साइज प्रोवाइड करती है। बट जैसे ही आप सेल वॉल रिमूव करेंगे तो प्रोटोप्लास्ट जो होता है वो स्पेरिकल फॉर्म में मिलेगा। यहाँ पर प्लांट सेल वॉल रिमूव करने की वजह से कैसे हो जाती है, स्पेरिकल। ठीक है, अब जो है क्वेश्चन आपको ये समझ में आ गया कि प्रोटोप्लास्ट क्या होता है। इसके बाद में हमें ये समझना चाहिए कि प्रोटोप्लास्ट जो होता है वो बनाया कैसे जाता है। प्रोटोप्लास्ट बनाने का जो मेथड है, इससे प्रीवियस वीडियो जो प्रोटोप्लास्ट कल्चर था उसके अंदर मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं, वो भी आप देख सकते हैं डिटेल में, क्योंकि यहां मैं आपको शॉर्ट में ही समझाऊंगा कि प्रोटोप्लास्ट जो होता है वो बनाया किस तरीके से जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रोटोप्लास्ट सेल वॉल जो होती है, सेल वॉल को रिमूव करना जरूरी है प्रोटोप्लास्ट बनाने के लिए। तो सेल वॉल जो रिमूव है वो दो मेथड से की जा सकती है, मैकेनिकल मेथड एंड एंजाइमेटिक मेथड। मैकेनिकल मेथड के अंदर तो क्या होगा, हम मैकेनिकल वे में रिमूव करेंगे सेल वॉल को, और इसलिए हम इस्तेमाल करते हैं मैकेनिकल मेथड के अंदर डाइसेक्शन टूल्स का, जैसे कि सीजर्स हैं। इसके अलावा जैसे कि आप नाइफ वगैरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। काफ़ी माइन्यूट माइक्रो जो होते हैं ऑपरेटर्स, उनका इस्तेमाल किया जाता है अंडर माइक्रोस्कोप। ठीक है, तो मैकेनिकल मेथड में क्या करेंगे, आप सेल वॉल को डैमेज करेंगे और रिमूव कर देंगे। बट इसमें मेथड जो होता है ये हम इसलिए कम इस्तेमाल करते हैं क्योंकि इसके अंदर जो यील्ड होती है, क्योंकि जब मैकेनिकल करोगे तो प्रोटोप्लास्ट के डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, तो जो एक क्वालिटेटिव या वाइबल प्रोटोप्लास्ट होते हैं वो आपको कम ही मिल पाते हैं। इसलिए हम जो मैकेनिकल मेथड है उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। साथ ही साथ देखिए इसमें और क्या होता है मैकेनिकल में, कि यह काफ़ी टीडियस प्रोसेस है, इस वजह से भी इसका कम इस्तेमाल किया जाता है। बट फाइनली हम यही मान सकते हैं कि इसमें जो अमाउंट होता है या जो यील्ड होती है, प्रोटोप्लास्ट यील्ड, वाइबल प्रोटोप्लास्ट यील्ड जो है वो कम होती है, इसलिए हम इसका इस्तेमाल जो है वो कम करते हैं। सेकेंड मेथड है इसमें एंजाइमेटिक मेथड जो है यहाँ पर। ठीक है, एंजाइमेटिक मेथड का जैसे कि नाम सजेस्ट करता है कि हम यहाँ पर एंजाइम्स का इस्तेमाल करते हैं। एंजाइम्स, दो तरह के एंजाइम्स हैं यहाँ पर आपको जरूरत पड़ेगी। आप ही बताइए कि अगर एक प्लांट सेल है उससे अगर हमें प्रोटोप्लास्ट सेपरेट करना है, कुछ इस तरीके से सेल वॉल को डैमेज करना है, तो आपको किन किन एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट हो सकती है। आपके दिमाग में क्या आता होगा, पैक्टिनेज, पैक्टिन को रिमूव करने के लिए, जो कि मिडल लेमिला में प्रेजेंट है। साथ ही साथ जब प्लांट सेल एक दूसरे से सेपरेट हो जाएगी, एक प्लांट सेल दूसरे प्लांट सेल से मिडल लेमिला के थ्रू जुड़ी होती है, और मिडल लेमिला जो होता है वो पैक्टिन का बनता है, तो पैक्टिनेज के थ्रू आप ट्रीट करेंगे तो रिमूव हो जाएगी एक प्लांट सेल, दूसरी प्लांट सेल से क्या हो जाएगी, सेपरेट। उसके बाद में सेल वॉल बची प्लांट सेल के अराउंड, तो उससे आपको डिग्रेड करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी, सेलुलोज की, हेमी सेलुलोज की,
कुछ इस तरह के एंजाइम, बट जो मेजर कंपोनेंट होता है सेल वॉल में कौन सा होता है, सेलुलेज, तो सॉरी सेलुलोज, तो उससे डिग्रेड करने के लिए आपको क्या जरूरत पड़ेगी, सेलुलेज एंजाइम की। तो यहाँ पर जो है हम दो तरह के एंजाइम यूज करते हैं, पैक्टिनेज एंड सेलुलेज। तो इन दोनों एंजाइम का इस्तेमाल किया जाता है। एंजाइम को उपयोग करने के, एंजाइम के यूज के आधार पर ही दो पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। अगर आप इन दोनों एंजाइम का एक साथ ही इस्तेमाल करते हो तो इसे वन स्टेप मेथड कहा जाता है। अगर आप इनका इस्तेमाल अलग अलग करते हैं, जैसे कि आपने पहले पैक्टिनेज इस्तेमाल किया, उसके कुछ टाइम बाद में आप सेलुलोज इस्तेमाल करें, तो इसे कहा जाता है टू स्टेप मेथड। ठीक है, अब इन दोनों मेथड के अंदर वन स्टेप और टू स्टेप में ज़्यादातर जो इस्तेमाल किया जाता है वो किया जाता है वन स्टेप, जिसमें दोनों एंजाइम एक साथ ही इस्तेमाल किए जाते हैं। तो जब आप इन एंजाइम से ट्रीट करेंगे तो क्या होगा, प्रोटोप्लास्ट आइसोलेट हो जाएगा, प्रोटोप्लास्ट के आपको प्राप्ति हो जाती है, प्रोटोप्लास्ट आपको मिल जाता है। ठीक है, इसकी अलग प्रोसीजर है जो कि आप पढ़ सकते हो, बट शॉर्ट में मैंने आपको बताया कि प्रोटोप्लास्ट जो होता है वो बनाया किस तरीके से जाता है। अब जो हमारा मेन टॉपिक है प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन, इसे समझने के लिए जरूरी है कि प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन के अंदर क्या होगा, जैसे कि नेम सजेस्ट कर रहा है फ्यूजन, किसका फ्यूजन, प्रोटोप्लास्ट का। तो प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन जो है वो क्या इंक्लूड करेगा, यहाँ पर देखिए, एक प्रोटोप्लास्ट के अंदर जो कंटेंट है दूसरे के अंदर जो कंटेंट है वो आपस में मिक्स हो जाएगा लास्ट में। तो इसमें क्या होता है, जो प्रोटोप्लास्ट, मिक्सिंग ऑफ प्रोटोप्लास्ट है एक तरीके से, ये मिक्सिंग ऑफ प्रोटोप्लास्ट, एक प्रोटोप्लास्ट का दूसरे प्रोटोप्लास्ट से क्या हो जाता है, मिक्सिंग हो जाता है। तो साइटोप्लाज्म मिक्सिंग भी बोला जा सकता है इससे। ठीक है, तो प्रोटोप्लास्ट ए है एंड प्रोटोप्लास्ट बी है, इन दोनों को आपको क्या करना पड़ेगा, फ्यूज करने के लिए क्या होगा, दोनों को पास लाना जरूरी होगा। ठीक है, ये भी हम देखेंगे, यहाँ पर भी एक प्रोसीजर है जहाँ की जो कि आपको डिफरेंस समझ में आना जरूरी है, बट हम वैसे ही ओवरव्यू में देख लेते हैं कि दो प्रोटोप्लास्ट होंगे, वो आपस में क्या करेंगे, हम उन्हें नज़दीक लेके आएंगे, जिसे कहा जाता है एग्लूटिनेशन की प्रोसेस कहा जाता है। ठीक है, इसमें एक प्रोटोप्लास्ट दूसरे प्रोटोप्लास्ट के पास में आता है, बाद में जो इनका जो अटैचमेंट साइट है वहां से साइटोप्लाज्मिक ब्रिज बनेगा, जिससे कि दोनों के साइटोप्लाज्म आपस में क्या हो जाएंगे, कनेक्ट हो जाएंगे, जिससे क्या होगा, फ्यूजन की प्रोसेस होगी, जिसे क्या कहा जाता है, फ्यूजन। इसके बाद में जो है फ्यूजन होने के बाद में दोनों की जो न्यूक्लियस हैं वो क्या होंगे, मर्ज होंगे, मिक्स होंगे। ठीक है, तो उससे क्या होगा, कैरियन बनेगा। कैरियन जो होता है वो हेटेरो भी हो सकता है और होमो भी हो सकता है। अगर आपने डिफरेंट स्पीसीज के प्रोटोप्लास्ट इस्तेमाल किए हैं, जैसा कि हमारा इसका ऑब्जेक्टिव होता है, क्योंकि हमें हाइब्रिड बनाना है, तो यहाँ पर हम डिफरेंट स्पीसीज के प्रोटोप्लास्ट यूज करते हैं, तो आपको क्या मिलेगा, हेट्रोकैरियन मिलेगा। ठीक है, अगर आप डिफरेंट स्पीसीज के इस्तेमाल करते हो तो। और अगर आप एक ही स्पीसीज का प्रोटोप्लास्ट है वो फ्यूज करवा रहे हो या वो फ्यूज हो रहे हैं, क्योंकि फ्यूज होंगे दोनों सेम स्पीसीज के ही, एक स्पीसीज के प्रोटोप्लास्ट है तो होमो बनेगा। तो ये तो सिंपल है कि हेट्रो क्या होगा, डिफरेंट स्पीसीज के, और होमो मतलब एक स्पीसीज के प्रोटोप्लास्ट का फ्यूजन से बनेगा। तो इस तरीके से होगा। यहाँ पर जो है क्रोमोजोम का क्या हो जाएगा, डबलिंग हो जाएगा, और बाकी कंपोनेंट भी क्या हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे। तो यहाँ जो आपको मिलता है वो क्या मिलता है, हाइब्रिड। ठीक है, इसीलिए इस प्रोसेस का जो अल्टीमेट रिजल्ट होता है वो होता है सोमेटिक हाइब्रिड, क्योंकि ये सोमेटिक सेल्स से हम प्रोटोप्लास्ट बनाते हैं, उनका हाइब्रिड बनाते हैं, तो सोमेटिक हाइब्रिड मिलता है। और जो प्रोसीजर होती है उसे सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन कहा जाता है। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया कि प्रोटोप्लास्ट जो होता है उसमें कौन सी स्टेप्स होगी, एग्लूटिनेशन जिसमें दोनों प्रोटोप्लास्ट पास में आएंगे, फ्यूजन जो कि पॉइंट ऑफ अटैचमेंट साइट है, वहां पर क्या होगा, साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन बनेगा, जिससे क्या होगा, दोनों के कंटेंट मिक्स हो जाएंगे, और फाइनली आपको कैरियन मिलेगा जो कि हेट्रो या होमो कैरियन हो सकता है। ये समझ में आने के बाद में अब आपको समझना होगा कि प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन जो होता है वो किन मेथड से होता है। नाउ प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन जो है उसके मेथड देखिए। अब देखिए प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन जो होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, डिफरेंट मेथड से होता है। यहाँ टू स्टेप्स, जो टू मेथड जो होते हैं वो काउंट किए जाते हैं। फर्स्ट जो मेथड है इसमें स्पॉन्टेनियस फ्यूजन मेथड है और एक इंड्यूस्ड फ्यूजन मेथड। स्पॉन्टेनियस जो होता है, स्पॉन्टेनियस फ्यूजन मेथड, जैसे कि बता रहा है कि नेम सजेस्ट कर रहा है, स्पॉन्टेनियस अपने आप होता है। ठीक है, ये कब होता है, जैसे कि आप हमने जो प्रोटोप्लास्ट का आइसोलेशन का जो एंजाइमेटिक मेथड पढ़ा था, तो उसमें हम क्या करते हैं, एक फ्लास्क होता है या जो भी आप यूज कर रहे हैं ग्लासवेयर, तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, प्लांट सेल मिक्स कर देते हैं, उसके साथ में एंजाइम्स मिक्स कर देते हैं, ऑस्मोटिकम मिक्स कर देते हैं, 13% मैनिटोल।
अब वो होता क्या है कि जब आप प्लांट सेल को एंजाइम्स के साथ मिक्स करते हैं तो वो एंजाइम्स क्या करेंगे, सेल वॉल को डिग्रेड करेंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि प्लांट सेल जो होती है उनके बीच में क्या होता है, प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शन होता है, प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शन, प्लाज्मोडेस्माटा, ठीक है। तो ये जो कनेक्शन है, ठीक है, वो सेल वॉल की वजह से क्या होता है, कॉन्स्ट्रिक्ट होता है, ठीक है। जैसे कि आपको याद होगा कि जो सेल वॉल होती है और उसके बीच में जो होता है कनेक्शन बना होता है जिसे प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं, जो कि किससे बनता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। वो सेल वॉल की वजह से क्या होता है, कॉन्स्ट्रिक्ट होता है, ठीक है, जिसकी वजह से उसमें ऑर्गेनल्स जो होते हैं, बड़े ऑर्गेनल्स जो होते हैं उससे नहीं जा सकते। बट होता क्या है, जब आप सेल वॉल को रिमूव कर देंगे तो वो क्या हो जाता है, ब्रॉडर हो जाता है। समझ में आया, वो क्या हो जाएगा, चौड़ा हो जाता है। इसकी वजह से जैसे कि आपने यहाँ पर प्लांट सेल्स को एंजाइम से जब ट्रीट करोगे तो उस दौरान क्या होता है कि जो सेल वॉल डिग्रेड हो जाती है, प्लाज्मोडेस्माटा जो होते हैं वो ब्रॉडर हो जाते हैं इस तरीके से। अब जो है वो ऑर्गेनल्स जो होते हैं वो आपस में ट्रांसफर हो सकते हैं। तो साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन जो होता है वो अच्छे से एस्टेब्लिश हो जाता है और इस वजह से जो होते हैं आपस में जो प्रोटोप्लास्ट होते हैं उनका फ्यूजन हो जाता है। तो ये स्पॉन्टेनियस जो मेथड है प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन का, वो ड्यूरिंग एंजाइमेटिक ट्रीटमेंट होता है, ठीक है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। स्पॉन्टेनियस जो फ्यूजन होता है वो कब होता है, जब हम प्लांट सेल को एंजाइम से ट्रीट कर रहे होते हैं। तो उस दौरान प्लांट सेल में जो प्रोटोप्लास्ट बना वो आपस में ही बन गए, उसी दौरान ही बन गए। जैसे कि यहाँ पर एक प्लांट सेल है और उनकी सेल वॉल डिग्रेड हुई और ये प्रोटोप्लास्ट बन गया, इनको कहीं दूर से आना नहीं पड़ा, ठीक है। मतलब प्लांट सेल में कनेक्शन तो था ही प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू, वही ब्रॉडर हुआ था, तो इसीलिए इसको स्पॉन्टेनियस कहा जाता है। तो यहां पर प्लांट सेल आपस में क्या हो जाएगी, प्रोटोप्लास्ट बनाएगी और आपस में कनेक्ट हो जाएगी, साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन बन जाएगा और इनका जो है मिक्सिंग हो जाएगी और इस तरीके से आपको यहां पर कैरियर मिलेगा। यहां पर जो है वो इंट्रा स्पेसिफिक ही हो रहा है, ठीक है, क्योंकि क्या था, आपस में प्लांट सेल्स जो है वो क्या है, एक ही प्लांट की है और इन्हीं से क्या बना है, यहाँ पर प्रोटोप्लास्ट बना और इनका मिक्सिंग हो गया। तो ये यहाँ पर जो बना वो कैसा बना, होमोकैरियोन। तो स्पॉन्टेनियस जो मेथड है उसके थ्रू जो आपको प्रोटोप्लास्ट हाइब्रिड मिलेगा, लास्ट में जो हाइब्रिड मिलेगा वो होमोकैरियोन होगा। तो ये जो है वो आपको ध्यान रखना है, मेन पॉइंट है। सेकंड जो है, जैसे कि मैंने बताया कि रेस्ट्रिक्टेड टू इंट्रा स्पेसिफिक है, क्योंकि ये कब होता है, स्पॉन्टेनियस होता है तो आपस में प्लांट सेल के बीच में हो जाता है, तो इंट्रा स्पेसिफिक होता है, ठीक है। इसका एक्सेप्शन केस जो है वो क्या है, लिली फैमिली, ये आपको याद रखना है, जिसमें प्रोटोप्लास्ट जो होते हैं वो फ्री होने के बाद में भी क्या कर सकते हैं, आपस में एक दूसरे के नजदीक आके उनके बीच में फ्यूजन हो सकता है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। स्पॉन्टेनियस का जो एक्सेप्शन केस है वो है लिली फैमिली, ठीक है। तो ये चीजें थी स्पॉन्टेनियस का। अब जो आपको समझना है वो समझ, तो इंड्यूस्ड मेथड में क्या होता है, स्पॉन्टेनियस में तो क्या था, साथ में थी प्लांट सेल आपस में कनेक्टेड थी पहले से ही, बट वो ब्रॉडर हो गया तो उसकी वजह से कनेक्ट हुई। इंड्यूस्ड में क्या होता है कि अगर एक बार प्रोटोप्लास्ट एक दूसरे से सेपरेट हो गए, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर प्रोटोप्लास्ट बना और ये इससे क्या हो गया, सेपरेट हो गया, ठीक है, ये प्रोटोप्लास्ट इससे सेपरेट हो गया और दूर चला गया, ठीक है। अब ये प्रोटोप्लास्ट एक दूसरे के पास नहीं आ पाएंगे अपने आप, स्पॉन्टेनियस मेथड से, मतलब आप अपने आप पास नहीं आएंगे, ठीक है। प्रोटोप्लास्ट एक बार अगर एक दूसरे से फ्री होके आइसोलेट हो गया, इसीलिए मैंने यहाँ लिखा फ्री आइसोलेटेड प्रोटोप्लास्ट। इंड्यूस्ड मेथड जो होता है फ्री आइसोलेटेड प्रोटोप्लास्ट, ठीक है, एंड डिस्टेंट एंड सेक्सुअली इनकॉम्पिटिबल प्लांट्स प्रोटोप्लास्ट। इसका मतलब ये है कि प्रोटोप्लास्ट जो होते हैं वो एक दूसरे से सेपरेट हो गए, उनके केस में आपको इंड्यूस्ड मेथड यूज करना पड़ेगा। और जैसा कि हमारा ऑब्जेक्टिव है हाइब्रिड बनाने का, तो सेक्सुअली इनकॉम्पिटिबल, जिनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है, उनका हम क्या करेंगे, हाइब्रिड बनाएंगे सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू। तो उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन करना पड़ेगा। तो डिस्टेंट एंड सेक्सुअली इनकॉम्पिटिबल प्रोटोप्लास्ट जो होंगे उनके बीच में इंड्यूस्ड मेथड का इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये आपको समझना है, फ्री के बीच में और डिस्टेंट के बीच में हम जो है इंड्यूस्ड मेथड का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये होता है कि अगर दो प्रोटोप्लास्ट फ्री हो गए हैं तो वो एक दूसरे के पास अपने आप आते क्यों नहीं है, ठीक है। जैसे कि एक प्रोटोप्लास्ट है और दूसरा प्रोटोप्लास्ट है, अब ये एक दूसरे के पास आएंगे क्यों नहीं, इसलिए नहीं आते क्योंकि दोनों पर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है।
इनकी जो सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन होगी उस पर क्या होंगे, नेगेटिव चार्ज होंगे। इस वजह से क्या होगा, आपस में रिपल्सन होगा, एक दूसरे को क्या करेंगे, दूर भेजते हैं, रिपल्सन होते हैं, रिफ्लेक्ट, एक दूसरे को क्या करेंगे, दूर भेजते हैं, दूर रिफ्लेक्ट करते हैं। तो इस वजह से आपस में एक दूसरे के पास में ये आ नहीं पाएंगे, ठीक है, एक दूसरे के पास ये आ नहीं पाते। तो इस मेथड में आपको क्या करना पड़ेगा, इंड्यूस्ड करना पड़ेगा। तो इंड्यूस्ड जो है यहां पर हम 3 तरीके से कर सकते हैं। मैकेनिकल मेथड इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है, केमिकल्स इस्तेमाल किए जा सकते हैं, एंड इलेक्ट्रोफ्यूजन किया जा सकता है, इलेक्ट्रोफ्यूजन। तो 3 मेथड के थ्रू जो है आप प्रोटोप्लास्ट को क्या कर सकते हो, पास में ला सकते हो और उनमें फ्यूजन करा सकते हो। मैकेनिकल मेथड में आपको क्या करना पड़ेगा, अंडर लाइट माइक्रोस्कोप, ठीक है, माइक्रोस्कोप के अंदर जो है आपको इनको एक दूसरे के पास में लाना होगा। तो यहां पर जो है मैकेनिकल वे के अंदर जो है प्रोटोप्लास्ट को एक दूसरे के पास लाया जाता है, तो उसे कहा जाता है मैकेनिकल मेथड। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है और ज़्यादातर ये यूज भी नहीं किया जाता है, क्योंकि इसके रिजल्ट्स होते हैं बहुत रेयर होते हैं और बहुत टीडियस प्रोसेस है, इसलिए ज़्यादातर इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है। केमिकल मेथड जो होते हैं इसमें डिफरेंट केमिकल्स हैं, जैसे कि हम देखेंगे अभी इसके बाद में, उसी में हम डिस्कस करेंगे। एंड इलेक्ट्रोफ्यूजन, इन मेथड्स के थ्रू जो है आप फ्यूजन करवाएंगे। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि कौन से केमिकल्स हैं और कैसे उनके थ्रू हम फ्यूजन करवा सकते हैं। तो केमिकल ट्रीटमेंट फॉर फ्यूजन, तो इसमें फर्स्ट है जैसे कि सोडियम नाइट्रेट का इस्तेमाल किया जाता है प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन के लिए, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, सबसे पहले जो आइसोलेटेड प्रोटोप्लास्ट है उसे आपको क्या करना पड़ेगा, सस्पेंड करना पड़ेगा इन मिक्सचर ऑफ 5.5% सोडियम नाइट्रेट एंड 10% सुक्रोज सॉल्यूशन के अंदर। जब आप इसमें इंक्यूबेट कर देंगे तो उसके इसमें आप सॉल्यूशन मिक्स कर देंगे, उसके बाद में आपको उसको क्या करना पड़ेगा, इंक्यूबेट करना पड़ेगा। कितने टाइम के लिए, 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रखेंगे वाटर बाथ के अंदर, एंड फॉर 5 मिनट, ठीक है। तो जो प्रोटोप्लास्ट है उन्हें हम क्या करेंगे, मिक्स करेंगे किसमें, 5.5% सोडियम नाइट्रेट एंड 10% सुक्रोज सॉल्यूशन के अंदर, एंड देन इनक्यूबेटेड इन वाटर बाथ एट 35 डिग्री सेल्सियस फॉर 5 मिनट। जब ये हो जाएगा उसके बाद में हम इसे सेंट्रीफ्यूज करेंगे फॉर 5 मिनट एट 200x पे, ठीक है। उसके बाद में सुपरनेटेंट जो होता है उसे हम क्या कर देंगे, डिस्कार्ड कर देंगे, और जो पैलेट होगा, ठीक है, जैसे कि आपको पता ही है जो सेंट्रीफ्यूज करते हैं जो ऊपर रहता है वो सुपरनेटेड और नीचे जो जम जाता है वो पैलेट होता है, ठीक है। तो पैलेट जो होगा उसे हम क्या करेंगे, फिर फर्दर इंक्यूबेट करेंगे 30 डिग्री सेल्सियस पर फॉर 30 मिनट। जब आप ये प्रोसीजर कंप्लीट कर लोगे तो मोस्ट ऑफ प्रोटोप्लास्ट क्या हो जाएंगे, फ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद में आप इसे ऑस्मोटिकम वगैरह से वॉश कर सकते हैं। तो ये तो था इसका सोडियम नाइट्रेट के थ्रू ट्रीट करते हैं। नेक्स्ट जो इसमें है वो PEG वाला है, तो वो देखते हैं। नेक्स्ट है PEG, ठीक है, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल। इससे पहले देख लीजिए ये कुछ सारे के सारे केमिकल्स हैं जिनका इस्तेमाल फ्यूजन के तौर पे किया जाता है, तो ये याद रखने जरूरी है। जैसे कि सोडियम नाइट्रेट है, PEG है, लाइसोजाइम है, हाई pH एंड कैल्शियम आयन कंसंट्रेशन है, कॉनकेवलिन A है, पॉलीवाइनिल एल्कोहल है, डेक्स्ट्रान है, डेक्स्ट्रान सल्फेट है, फैटी एसिड एंड एस्टर। तो ये आप अपने माइंड में रखिए कि भाई इनका इस्तेमाल जो होता है फ्यूजन के लिए किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट जो है यहाँ पर अपने पास में PEG इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा इसका इस्तेमाल भी किया जाता है। इसके लिए आपको ज़्यादा याद रखने की जरूरी नहीं है क्योंकि इसमें इजी है। इसमें क्या होता है, 1 ml ऑफ प्रोटोप्लास्ट इज मिक्सड विद, यहाँ पर जितना ml आप प्रोटोप्लास्ट देंगे उतना ही ml जो होता है PEG लिया जाता है। बट यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट है वो ये है इसकी कंसंट्रेशन, जो कि 28 to 56% के बीच में आप यूज कर सकते हैं, एंड 1500 to 1600 मॉलिक्यूलर वेट, दोनों ही यहाँ इंपॉर्टेंट हैं। एक तो इसकी कंसंट्रेशन और दूसरा इसका मॉलिक्यूलर वेट, ये दोनों ही आपको ध्यान रखने होते हैं कि आप क्या यूज कर रहे हैं, कितनी रिक्वायरमेंट है, तो दोनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब आप ये यूज कर लेते हैं तो उसके बाद में आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे आपने टेस्ट ट्यूब था उसमें सॉल्यूशन था, कंसंट्रेशन एंड मॉलिक्यूलर वेट PEG का, इसमें आपने प्रोटोप्लास्ट मिक्स कर दिया 1 ml ऑफ प्रोटोप्लास्ट एंड 1 ml ऑफ PEG। देन आप इसको क्या करोगे, सेटल होने के लिए रख दोगे एट रूम टेम्परेचर, ठीक है, 10 to 40 मिनट्स, ठीक है। ये जब हो जाएगा तो उसके बाद में प्रोटोप्लास्ट जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं,
एग्रीगेट हो जाते हैं। एक्चुअली ये यहाँ पर जो काम करता है वो एग्रीगेशन का करता है, जिसे एग्लूटिनेशन भी कहते हैं। तो प्रोटोप्लास्ट जो होते हैं वो एक दूसरे के पास आ जाते हैं। उसके बाद में जो है आपको यहाँ पर हाई पीएच एंड कैल्शियम आयन कंसंट्रेशन जो है उनका यूज, इसका यूज करना होता है, क्योंकि ये जो है हाई पीएच एंड कैल्शियम आयन कंसंट्रेशन ये क्या करती है, जो सरफेस पे जो चार्ज होता है, प्रोटोप्लास्ट की सरफेस पे जो चार्ज होता है उसको क्या करती है, न्यूट्रलाइज कर देती है। ठीक है, सरफेस पे जो चार्ज होगा उसको क्या कर देगी, न्यूट्रलाइज कर देगी, जिसकी वजह से जो फैटी एसिड्स होंगे मेम्ब्रेन के वो इंटरमिंगल हो जाएंगे, मीनिंग आपस में मिक्स हो जाएंगे, जिससे क्या होगा, साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन एस्टेब्लिश हो जाएगा और फाइनली फ्यूजन हो जाएगा। तो जब आप पीईजी यूज करते हो तो उसके बाद में आपको कैल्शियम एंड पीएच जो ये जो है कॉम्बिनेशन भी आपको यूज करना होता है। जैसे कि यहाँ पर दिखा रखा है हाई पीएच, तो यहाँ पर पीएच जो होती है वो 10.5 तक, मतलब बेसिक पीएच यूज करनी होती है, और कैल्शियम जो है वो आपको यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे 10 मिनट अगर आप रखेंगे तो उससे क्या होगा, फाइनली जो है प्रोटोप्लास्ट क्या हो जाएंगे, फ्यूज हो जाएंगे। तो इस तरीके से पीजी एंड कैल्शियम आयन कंसंट्रेशन जो है वो हम कॉम्बिनेशन में यूज करते हैं, ताकि प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन जो है वो उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन जो है वो हमें देखने को मिल सके। तो ये था केमिकल मेथड्स के थ्रू आप किस तरीके से करते हैं। तो यहाँ पर सोडियम नाइट्रेट और पीजी इंपॉर्टेंट है, बाकी जो है वो इतने फ्रिक्वेंटली यूज नहीं होते, बट फिर भी हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन से यूज होते हैं। इसके बाद में जो है वो इलेक्ट्रोफ्यूजन है। ठीक है, अब है इलेक्ट्रोफ्यूजन मेथड। ठीक है, यहां पर आप देखिए, जब इलेक्ट्रोफ्यूजन हम करेंगे तो इसमें हम क्या करते हैं, जो प्रोटोप्लास्ट होते हैं उनको इलेक्ट्रोड्स के बीच में रख देते हैं। तो यहां पर जैसे कि आपको दिखाई दे रहे हैं इलेक्ट्रोड्स हैं, ठीक है, दोनों तरफ, और बीच में क्या है, प्रोटोप्लास्ट हमने रखे हैं। तो यहां पर हम एसी एंड डीसी अप्लाई करते हैं इन अल्टरनेट मैनर। तो यहां पर जब आप एसी अप्लाई करते हैं एट लो वोल्टेज, ठीक है, जब आप एसी अप्लाई करेंगे एट लो वोल्टेज तो वो प्रमोट करता है फ्यूजन अलाइनमेंट को। ठीक है, एसी जो अप्लाई करेंगे तो वो किसको प्रमोट करेगा, अलाइनमेंट को, जिसमें प्रोटोप्लास्ट होते हैं एक लाइन में अरेंज हो जाएंगे इस तरीके से। एसी एट लो वोल्टेज जब अप्लाई करेंगे तो क्या होंगे, प्रोटोप्लास्ट अलाइन हो जाते हैं। उसके बाद में जब डीसी अप्लाई करेंगे एट हाई वोल्टेज, डीसी अप्लाई किया जाएगा एट हाई वोल्टेज, तो वो प्रमोट करता है प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन को, प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन को, क्योंकि एसी की वजह से क्या हो सकते थे, वो प्रोटोप्लास्ट जो है आपस में अलाइन हो चुके थे, अटैच्ड हो चुके थे। उसके बाद में जब आपने उस पर डीसी अप्लाई किया एट हाई वोल्टेज, तो जो अटैचमेंट साइट है वहां पर जो मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, वो रिवर्सिबल मैनर में क्या हो जाती है, डिसइंटीग्रेट हो जाती है। ठीक है, और जैसे ही फ्यूजन हो जाएगा उसके बाद में फिर से मेम्ब्रेन जो होती है वो रीऑर्गेनाइज हो जाती है। तो इस तरीके से जो होता है प्रोटोप्लास्ट का फ्यूजन जो होता है इलेक्ट्रोफ्यूजन मेथड के थ्रू कंप्लीट होता है। इसी के साथ में हमारा प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन का जो प्रोसीजर है वो कंप्लीट होता है। इसके बाद में हम जो है सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन जो है वो स्टडी करेंगे, कैसे करेंगे वो हम उसमें देखेंगे। ओके।